अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो का एजेंडा कुछ इस तरह से है कि आप सबको मालूम है कि आईकेएफ ने एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जो वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक स्टैट्स का टॉपिक ऐड हुआ है, उसके क्या कंटेंट्स हैं और टेस्टिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है और आईकेएफ के हिसाब से वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये आईकेएफ का सिलेबस आ रहा है, ठीक है। और ये है आपका कैफ 6 विच इज़ मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आईकेएफ ने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटा है। जो स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन है वो पार्ट बी में शामिल है। पार्ट बी का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, टीचिंग आवर्स 45 to 55, जो कि दूसरे एरिया से कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा, और वेटेज 35 to 50 मार्क्स, यानी कि तकरीबन 1/3 से लेकर आधा पेपर इस एरिया से पूछा जाएगा। अब देखें, जब हम इस एरिया की डिटेल में आते हैं तो ये पार्ट बी है आपके सामने। पार्ट बी में इन इटसेल्फ दो हिस्से हैं, ठीक है। और वो दो हिस्से क्या हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑन बिजनेस प्रॉब्लम्स, और दूसरा है फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस। अच्छा देखें, बच्चों का फोकस जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि फाइनेंशियलिंग एंड रिस्क एनालिसिस पे तो अच्छा खासा है, सच एज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, इस्लामिक बैंकिंग क्या है, केडी क्या है, वैक क्या है, कुछ हद तक सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। ऑब्वियसली इन चीज़ों पर आप लोगों का जो एक क्या कहते हैं, एक आप कह लो कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल होना चाहिए, वो है, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूँगा इस बात से कि आपके पास पार्ट बी जो कि 50 मार्क्स का है, मान लीजिए कि बी जो सिलेबस रेफरेंस बी है उसमें ए और बी दो हिस्से हैं ना, उसमें से लेट से बी वाला जो हिस्सा है, हमें मालूम है कि इस पूरे में से 35 से 50 मार्क्स आने, लेट से मैं कहता हूँ कि यार 30 मार्क्स इधर से आ गए, ठीक है। तो यहाँ से फिर भी 20 मार्क्स आ सकते हैं। कहने को तो 50 भी आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, 5, 10, 15 मार्क्स इस स्पेसिफिक एरिया से पूछे जा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इस एरिया का आप प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल देखेंगे ना, तो वो P2 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 और T2 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 है। जबकि दूसरा जो एरिया इस पोर्शन में है उसमें कुछ एरिया में P1 और T1 भी है और कुछ एरिया में P2 और T2 है। बहरहाल अगर हम इस स्पेसिफिक एरिया की फोकस इस स्पेसिफिक एरिया को फोकस करें तो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज़ मीन, मीडियन, मोड ऑन रिलेटेड बिजनेस डेटा। अच्छा, बिजनेस डेटा में आईकेएफ ने बताया है, अगर आप स्टडी टेक्स्ट देखेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो डेटा क्या होना चाहिए, ये एक नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पहले क्यूएम में शायद ना पढ़े हो। फिर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस तो सर हमें आता है, बिल्कुल आता है आप लोगों को, लेकिन अगर आप स्टडी टेक्स्ट देखेंगे तो रिग्रेशन एंड एनालिसिस पर भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग परफॉर्म करना आपके सिलेबस में है, जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह आता है। अप्लाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर आप स्टडी टेक्स्ट देखेंगे सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन बिजनेस प्रॉब्लम्स। ना सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बल्कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो काई स्क्वायर टेस्टिंग भी है, ठीक है। सिलेबस, सॉरी, आप स्टडी टेक्स्ट देखोगे और मॉडल पेपर देखोगे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इस एरिया से 15-20 मार्क्स आ सकते हैं। दूसरी बात, चले मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखा दूं। अगर ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आईकेएफ शायद मॉडल पेपर में इसके हवाले से कुछ भी इंक्लूड ना करता, बट अगर हम मॉडल पेपर देखते हैं, मैं सिर्फ हाईलाइट करवा देता हूँ, इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए लेकिन आए ज़रूर हैं। कहाँ पर आए सर, आप दिखाएं ज़रा। बिल्कुल दिखा देते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में आपके पास एक सेक्शन ए का क्वेश्चन 10 1 मार्क का आया, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से रेलेवेंट। इसके अलावा सर क्या आया है, इसके अलावा भी बता देते हैं। इसके अलावा आया है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। तो भाई 7 मार्क्स तो मॉडल पेपर में भी हैं।
ठीक है, यानी कि आना तो है ही है। और सेक्शन ए में एमसीक्यू भी आ सकता है, सेक्शन बी में लॉन्ग भी आ सकता है। अच्छा, अब ये भी देखना कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो एमसीक्यू ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया है, ये किस टॉपिक से आया है? तो भाई ये काय स्क्वायर टेस्टिंग से आया है। काय स्क्वायर टेस्टिंग कुछ लोगों को क्यूएम में शायद याद हो। काय स्क्वायर टेस्टिंग जो है वो एक टॉपिक हुआ करता था जिसमें हम लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करते थे, उस एरिया से आया है। तो कहने का मकसद ये है कि इस एरिया को जो इग्नोर कर चल रहा है वो काइंडली बराए मेहरबानी इतना इग्नोर ना करें। अब हम ज़रा स्टडी टेक्स्ट से भी इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखिए स्टडी टेक्स्ट में ये चैप्टर नंबर 10 है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, और ये तकरीबन आप समझ लें 32 पेजेस का चैप्टर है। चलें इस चैप्टर को ज़रा ऊपर से मैं गो थ्रू करवाता हूँ। अगर मैं इस चैप्टर को ज़रा ऊपर से गो थ्रू करवाऊँ ना, तो इसमें मेजर्स और सेंट्रल लोकेशंस, मीन, मीडियन, मोड है, इंटरवल डेटा, रेशियो डेटा, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास अल्लाह भला करे जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जब क्यूएम में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन पे भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वेरिएंस पे भी परफॉर्म हुई हुई है, ये ख्याल रखिएगा। डिफरेंस ऑफ मीन्स पर भी हुई हुई है। उसके बाद आपके पास जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग नॉर्मल वाली भी हुई हुई है, जो 3 केसेस होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन वाले। इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो प्रोपोर्शंस में भी हुई है। अच्छा, वहाँ पर हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते थे तो हम सिर्फ जेड स्कोर कैलकुलेट कर टेबल के जेड स्कोर से कंपेयर करते थे। एक ऑल्टरनेट मेथड होता है प्रोबेबिलिटी वाला, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर लीनियर रिग्रेशन। अच्छा जी, लीनियर रिग्रेशन भी हमने वहाँ पर जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके अलावा कुछ कोवेरिएंस और वेरिएंस वाले फॉर्मूले होते हैं, उससे भी इसका ताल्लुक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने जो है इस पर हाइपोथेसिस भी करना है, कैसे, असेसिंग द मॉडल्स फिट। इसमें आपके पास कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेशन वाला और टी टेस्ट वाला तरीका भी है। ये एक नया फॉर्मूला है, आर स्क्वायर वगैरह। ठीक है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी नई चीज़ें इसमें हैं और थोड़ा सा इसको जो है वो शायद देख लेना चाहिए। एनीवेज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने देखना है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। ऐसा ग्राफ शायद आप लोगों को याद हो, लेकिन मुझे रिकॉल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ये काय स्क्वायर टेस्टिंग है। शायद किसी को याद हो, ऑब्जर्व डेटा एक्सपेक्टेड डेटा का डिफरेंस निकालते थे, उसका स्क्वायर करते थे, एक्सपेक्टेड डेटा से डिवाइड करते थे, टी टेबल यूज़ करते थे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होता था, वो सारी चीज़ें। और फिर एक सेल्फ टेस्ट है। सेल्फ टेस्ट के बाद कुछ आपके पास टेबल्स भी हैं। टेबल्स जो सवाल पीछे दिए हुए ना उससे रेलिवेंट है। तो कहने का मकसद ये कि यार ये एक मुश्किल एरिया है, इतना आसान एरिया नहीं है, ठीक है ना। और मैं ये कहूँगा कि एक रीज़नेबल हद तक इसकी तैयारी करनी है। इसमें कोई ऐसा सवाल ज़रूर आ सकता है कि जो आपको अटेम्प्ट करने में जो है वो एक बहुत टफ टाइम दे। बहरहाल हाईलाइट इस बात को करना था कि ये नहीं समझना कि ये टेस्ट नहीं होगा, ये टेस्ट होगा, लेकिन किस हद तक होगा ये हम नहीं कह सकते। हम बस ये बता सकते हैं कि ये जिस ग्रिड में है, ग्रिड बी, उसकी वेटेज 35 से 50 मार्क्स है। अच्छा, जब हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे तो मैंने आपके रिवीजन के लिए रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्लाइड्स बना ली हैं। मैंने आपके स्टडी टेक्स्ट में जो सवालात हैं वो एक्सेल पे भी सॉल्व कर दी हैं, ठीक है ना, और कुछ और काम भी मैंने किया। तो बस दुआ होगी कि आप लोगों का पेपर सुकून से, निजात से निकल जाए। लेकिन ये है कि बस ये हाईलाइट करवाना था कि यार ये एक नया सिलेबस एरिया है जिस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इसको आप काइंडली बिल्कुल एंड तक ना छोड़ें और कोशिश करें आहिस्ता 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 इसको देखते जाएं। बहुत शुक्रिया।